Assalamualaikum dear students, I am Miss Saima Parvez Ahmed here, and today I am going to continue the next part of chapter bioenergetics. So inshallah we will continue it, and if you have any kind of question related to the last topic, so you can ask after this presentation. Okay, Janab. What we have discussed yesterday, we have discussed about photosynthesis, light reaction, dark reaction. Light reaction occur in a thylakoid of chloroplast, while dark reaction occur in a stroma of chloroplast. ये दोनों हमने पढ़ लिए थे अच्छे से. अब हम मूव करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ. इन दोनों रिएक्शंस के दौरान एनर्जी एज सच प्रोड्यूस नहीं हुई थी. जो प्रोड्यूस हुई थी वो यूटिलाइज हो जाती है इन्हीं के दरमियान में, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी. बाय प्रोडक्ट जो ये प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है, द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब वो फूड प्रिपेयर जो हुआ है, जो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर, जो भी आप कह सकते हैं, दोनों वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, वो फूड कहाँ यूटिलाइज होगा? वो प्लांट के लाइफ प्रोसेसेस में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा. कैसे इस्तेमाल होगा वो हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर. ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. Plants also respire just like an animal and any other living organism. लेकिन plants में तो कोई lungs वगैरह नहीं होते, तो वो कैसे respire करते हैं? Plants respiration के लिए स्टोमेटा और lenticels यूज़ करते हैं. lenticels क्या हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं जो लार्जेस्ट ट्री होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उनकी छाल पे जो बार्क होती है उस पर होते हैं. तो प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कर रहे हैं वो अपने स्टोमेटा, जो उनके ग्रीन पार्ट में मौजूद हैं, और लेंटिसल्स के ज़रिए कर रहे होते हैं और डिफरेंट टाइम पे कर रहे होते हैं. तो इस पूरे रिस्पायरेशन में प्लांट क्या रिलीज़ कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर मैं साइकिल में आपको दिखाऊँ, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फोटोसिंथेसिस. प्लांट में ग्रीन पिगमेंट था क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे थे? लाइट रिएक्शन कर रहे थे, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे थे. इसको दो में डिवाइड किया था, लाइट एंड डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में. और डार्क रिएक्शन क्या हो रहा था? क्लोरोप्लास्ट के ही लिक्विड में, हमें स्ट्रोमा कह रहे थे. ये दोनों प्रोसेस हुए थे. इसके रिजल्ट के तौर पे क्या बना था? ग्लूकोज बना था और ऑक्सीजन रिलीज हुई थी. जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ रिलीज करेगा, वो ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी किसके ज़रिए? कौन इस्तेमाल करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, और जो एक्सेस होगी वो रिलीज़ कर दी जाती है. ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज प्लांट रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होगी, और एटीपी प्लांट के अदर लाइफ प्रोसेसेस में को प्रोसीड करने के लिए काम आते हैं. अच्छा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा था? क्लोरोप्लास्ट में. सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ये ध्यान में रखिएगा. और सेलुलर रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो दोबारा से प्लांट यूज़ करते. क्वेश्चन अगर प्लांट रेस्पिरेशन इज द केमिकल रिएक्शन बाय विच प्लांट सेल्स स्टे लाइफ. नेचुरली प्लांट रेस्पायर करेगा, या कोई भी लिविंग ऑर्गन रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों कर रहा है? टू स्टे लाइफ एंड टू ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एक्सप्रेस्ड एज after the reaction of glucose plus oxygen, plant producing carbon dioxide plus water and plus energy. We will continue this in the next presentation. अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. अब सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्रिपेयर किया था, ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ करेगा, और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होगी. तो रेस्पिरेशन को हम कह सकते हैं एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, और इसको ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? आपसे मैंने फोटोसिंथेसिस में डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस वाज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक प्रोसेस को हम उर्दू में कह रहे थे तामीज़ में कुछ चीज़ें नहीं बन रही थी, जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या था? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी लार्जेस्ट मॉलिक्यूल के स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस. डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन नेचुरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा.
एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन का नाम भी दिया जाता है, जो कि सम स्मॉलर प्लांट्स नॉर्मली ईस्ट वगैरह के सेल में होता है। अब हम इस साइकिल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेलुलर रेस्पिरेशन में होगा क्या। हमने फोटोसिंथेसिस में डिस्कस ऑलरेडी किया था कि फोटोसिंथेसिस की बाय प्रोडक्ट ग्लूकोज थे। प्लांट इन द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रिपेयर इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से गुजर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। ग्लाइकोलिसिस के वर्ड से ही समझ जाएगा, ग्लाइको निकला है ग्लूकोज से, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को, ठीक है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकअप होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हुआ था, क्लोरोप्लास्ट में। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से गुजर के पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलती है तो ये मूव कर जाएगा टूवर्ड्स एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है देन इट मूव टूवर्ड द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन भी कह रहे हैं, जिसको अगेन दो में डिवाइड कर रहे हैं हम, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये स्मॉल ईस्ट में होती, स्मॉल प्लांट्स, बहुत माइनर प्लांट जो कि रेस्पायरेट नहीं कर सकते, मोस्टली ये ईस्ट और बैक्टीरिया वगैरह में हो रही होती है। जब प्लांट्स पायरुविक या पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है और ये मूव करता है टुवर्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो फिर ये प्रोसेस कहाँ होगा, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो प्लांट इस पायरुविक एसिड को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट साइकिल जो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे वो होगी क्रेब्स साइकिल। सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ग्लूकोज जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर हुआ, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से गुजर के किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चला जाएगा, जहाँ क्रेब्स साइकिल होगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चला जाएगा, जहाँ पे जो अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड दो तरह की होती है, जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया और ईस्ट वगैरह में हो रही होती है। ओके जी, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट भी कहते हैं उसे, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। वी आर मूविंग टुवर्ड द साइकिल और द चेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। साइकिल तो नहीं हो सकती है, चेन ही कहलाएगी, इसलिए कि एक सीक्वेंस में एक साइकिल वो कहलाती है जो कि दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अगर ये दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है तो ये साइकिल कहलाती। ओके जी, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट नेचुरली ग्लूकोज है, जो कि प्रोड्यूस हुआ था किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज एटीपी के ब्रेक डाउन पे, एरो बहुत स्मॉल ही नजर आएगा, एटीपी ब्रेक होगा तो एटीपी में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज को ही फ्रक्टोज का नाम भी दिया जाता है, कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी के ब्रेक डाउन पे कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। देखें, ग्लूकोज था, एटीपी ब्रेक डाउन हुआ, अपने फॉस्फेट इसने रिलीज किया तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कह रहे हैं। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन एटीपी के फॉस्फेट को रिलीज करेगा और एटीपी के ब्रेक डाउन पे कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। जब एक एटीपी ब्रेक हुआ था तो 6 फॉस्फेट हो गया था, जब एक और ब्रेक हुआ तो 1,6 बाइफॉस्फेट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, विच आर टर्म्ड एज 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। फ्रक्टोज से ही बने हैं, बाइफॉस्फो 6 थे तो 2 मॉलिक्यूल्स हुआ तो 3 के हो गए, तो इसलिए ये कहला रहा है 1,3, यानी 1 अपनी जगह ही रहेगा। 6 को हमने 2 में डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, 6 का हाफ क्या होगा, 3 होगा, तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे यहाँ पे। जब ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो यहाँ पे अगेन 2 मॉलिक्यूल से तो 2 एडीपी कन्वर्ट होंगे एटीपी में। वहाँ पे क्या हो रहा था, एटीपी का ब्रेकडाउन, यहाँ पे क्या हो रहा था, एटीपी फॉर्मेशन। 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे और इस 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होगा किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, जो अगेन बाय द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरुवेट में।
इस तरह से ये ग्लूकोज डिफरेंट स्टेप से गुजरने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज 6 कार्बन था, ठीक है, C6H12 वो 6 फार्मूला आप लोगों को याद होगा। इसी तरह से ये कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे पूरे प्रोडक्शन के अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर एटीपी के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 + 2 4, और यूज कितने हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहे हैं। सो अब पायरुविक एसिड के पास 2 ऑप्शन है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये किस तरफ चला जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो किस तरफ जाएगा, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चला जाएगा। होप सो यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी आपको। लेकिन अगर ओके, दिस होल रिएक्शन अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, जो उसकी अपनी एनर्जी है वही यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हुआ था, सॉरी, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हुआ था, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो जो नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो कहाँ होगा, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, पहले हम फेट ऑफ पायरुविक एसिड देख लें। पायरुविक एसिड की किस्मत में क्या लिखा हुआ है जनाब, फेट ऑफ पायरुविक एसिड, ग्लूकोज डिवाइडेड इनटू पायरुविक एसिड। मैं पायरुविक एसिड का वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि डिफरेंट जगहों पे पायरुविक एसिड लिखा हुआ होता है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में पायरुवेट कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन मिल जाएगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं मिलेगी तो फर्मेंटेशन की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अच्छा, यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि पायरुविक एसिड जो है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक कंपाउंड बनाने की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल CoA। ये पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन करने क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में अपने डिफरेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। जबकि यहाँ जो पायरुविक एसिड है जो कि जिसके पास ऑक्सीजन नहीं थी और जिसने फर्मेंटेशन को कंटिन्यू किया, उसके पास 2 ऑप्शन है, आइदर इट विल कंटिन्यू द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आइदर लैक्टिक एसिड। एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन, अच्छा, फर्मेंटेशन में 2 स्टेप्स है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर एसिटाइल CoA बनेगा तो ये फर्मेंटेशन नहीं कहलाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। ओके जी, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन का नेक्स्ट प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं। पायरुविक एसिड, वो पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज ने कन्वर्ट किया था अपने आप को पायरुविक एसिड में, वो पायरुविक एसिड इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, राइट, दीज आर शोइंग द मॉलिक्यूल्स, तो इससे आप नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर सकते हैं। पायरुविक एसिड इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। मैं एक चीज़ यहाँ रिपीट करूँगी, ग्लूकोज था C6H12O6, कार्बन के 6 थे, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाए थे, तो वो 3 में हाफ हो गए थे, ठीक है। तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये पायरुवेट क्या करेगा, NAD की फॉर्मेशन के बाद ये कन्वर्ट करेगा ख़ुद को किसमें, एसिटाइल CoA में। उस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। ये एसिटाइल CoA जो ये कंपाउंड बनेगा, दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड। ये एसिटाइल CoA अपना CoA मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और बना देगा सिट्रेट। क्योंकि इस साइकिल में पहला जो कंपाउंड बन रहा है वो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रेट है, तो इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब साइकिल क्यों कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो है सर हेंस क्रेब थे जिन्होंने इस साइकिल पे काम किया था, इन तमाम रिएक्शन को पे वर्कआउट किया था, इसलिए उसको क्रेब साइकिल कह रहे हैं उन साइंटिस्ट के नाम पे। सिट्रिक एसिड क्यों कह रहे हैं कि फर्स्ट कंपाउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टेबल कंपाउंड वो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट है। इसके अलावा इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह रहे हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल क्यों कह रहे हैं कि सिट्रिक एसिड के फॉर्मूला को अगर ऑब्जर्व किया जाए उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आई एम अगेन रिपीटिंग, सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहला रही है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन सिट्रिक एसिड योर सिट्रेट। क्रेब साइकिल ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर इट। ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड। ओके जी, साइकिल कंटिन्यू करते हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल CoA में बाय द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड एडिशन ऑफ CoA।
Acetyl CoA is a 2-carbon compound which release the CoA molecule and form a citric acid citrate, which is a 6-carbon citrate convert into isocitrate by the release of carbon dioxide molecule and again by the release in the carbon dioxide molecule. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज करने के बाद यही आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट NADH की फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के एक और मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सक्सीनेट में। सक्सीनेट जो है FAD फेराडॉक्सिन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके मैलेट में कन्वर्ट होगा। मैलेट अगेन NADH की फॉर्मेशन करेगा और ऑक्जेलो एसीटेट बना देगा। ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है अगेन एसिटाइल CoA के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, सिट्रिक एसिड। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। स्टेप्स पहला स्टेप जो था हम देखना चाहें तो कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, जिसके अंदर CoA रिलीज हुआ था। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ था किसमें, आइसोसिट्रेट में बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आइसोसिट्रेट ने अगेन कार्बन, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ओके यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटारेट में बाय द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फा कीटोग्लूटारेट ने अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया तो ये क्या बन गया, सक्सिनाइल CoA। आइसोसिट्रेट के नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 6, ठीक है। इसने एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिलीज किया, क्या बन गया, 5 कार्बन। अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो तो क्या बन गया, 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया, जिसने सक्सिनेट में खुद को कन्वर्ट किया CoA को रिलीज करके। यहाँ पे FAD की फॉर्मेशन हुई, ये फ्यूमरेट बना। फ्यूमरेट ने अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, किसमें कन्वर्ट कर दिया खुद को, मैलेट में, और ये अगेन ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होकर दोबारा साइकिल को कंटिन्यू कर देगा। नेट प्रोडक्शन इसमें ATP की थी, ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, FADH बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और NADH प्रोड्यूस हो रहा है। होप सो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। हम नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। नेट ATP प्रोडक्शन में अगर देखें हम इस पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज या ग्लूकोज की कन्वर्जन जो पायरुविक एसिड में हुई थी बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हुआ था, 8 ATP प्रोड्यूस हुए थे, राइट, ये 4 यूटिलाइज हो गए थे वापस। और एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने ATP प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल 24। तो टोटल नेट यील्ड ऑफ ATP सेलुलर रेस्पिरेशन में कितनी हुई, 36 ATP प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अक्सर MCQs में क्वेश्चन आता है, कुछ जगहों पे 38 भी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि 4 ATPs वापस यूटिलाइज हो जाते हैं इसलिए हम इसे 36 ATP ही कह रहे होते हैं। 36 ATP की नेट प्रोडक्शन है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके जी, थैंक you so much. If you have any question or query, you can ask after this presentation and give me your review about this. Thank you.